आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए मतलब एक तरह की गाइड बुक बन चुकी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर। जी, अग्नि की उड़ान। हाँ, अग्नि की उड़ान। हमारे पास जो भी जानकारी है वो इस किताब के दिल तक पहुंचने की कोशिश करती है कि कैसे रामेश्वरम का एक छोटा सा लड़का भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बना। बिल्कुल। आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि उनकी कहानी के पीछे छिपे वो कौन से आइडियाज हैं जो आज भी उतने ही पावरफुल हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा। विंग्स ऑफ फायर उस सोच को, उस फिलॉसफी को खोल कर रखती है जिसने डॉक्टर कलाम को हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। ये किताब बड़ी ईमानदारी से उनके शुरुआती संघर्ष, उनकी वैज्ञानिक कामयाबियों और देश के लिए उनके जुनून को दिखाती है। हमारी बातचीत इस पर रहेगी कि उनके अनुभव, उनकी सीख आज के दौर में हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। कहानी हमें तमिलनाडु के रामेश्वरम ले जाती है, एक छोटा सा द्वीप जहां डॉक्टर कलाम का जन्म हुआ था। मुझे हमेशा ये बात हैरान करती है कि इतनी साधारण जगह से इतनी असाधारण कहानी कैसे शुरू हो सकती है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। उनकी नींव यहीं पड़ी। उनके पिता जैनुलाब्दीन बहुत पढ़े लिखे या अमीर नहीं थे, लेकिन उनमें एक गहरी समझ और अनुशासन था। उनकी माँ आशियम्मा दया और उदारता की मिसाल थी। हमारे सोर्स बताते हैं कि घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। उनका घर उस द्वीप पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक छोटा सा उदाहरण था। रामनाथ स्वामी मंदिर के मुख्य पुजारी और उनके पिता गहरे दोस्त थे और अक्सर आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करते थे। तो कलाम साहब का बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां धर्म जोड़ता था, तोड़ता नहीं था। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सफलता का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो मूल्य हैं जो आपको बचपन में मिलते हैं। और इसी से जुड़ा एक किस्सा है उनके अखबार बांटने का। ये सिर्फ घर की मदद करने के लिए कुछ पैसे कमाना नहीं था, है ना? इसका असर शायद कहीं ज्यादा गहरा था। बहुत गहरा। जरा सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, फिर गणित की ट्यूशन पढ़ना और फिर पूरे शहर में अखबार बांटना। हाँ, ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये कम उम्र में जिम्मेदारी का एहसास है। अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और मेहनत की कीमत, ये वो सबक थे जो उन्होंने सड़कों पर सीखे, किसी क्लासरूम में नहीं। सही बात है। और यही आदतें, जल्दी उठना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, पूरी जिंदगी उनके साथ रहीं। उनकी वैज्ञानिक यात्रा की नींव इसी अनुशासन ने रखी थी। तो उनके घर और शुरुआती मुश्किलों ने उन्हें अनुशासन और मेहनत की एक मजबूत नींव दी। लेकिन इस नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी करने के लिए जरूरी थे बड़े सपने और उन्हें पूरा करने वाली तालीम। और यहीं से उनकी कहानी रामेश्वरम के किनारों से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ती है। हाँ, और उनका सपना था उड़ान भरना। वो घंटों समुंदर किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखते थे और सोचते थे कि इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक बच्चे की जिज्ञासा नहीं थी, ये एरोनॉटिकल साइंस के प्रति उनका पहला आकर्षण था। इसी जुनून ने उन्हें पहले सेंट जोसेफ कॉलेज और फिर देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT तक पहुंचाया। लेकिन ये रास्ता सीधा और आसान तो बिल्कुल नहीं था। MIT की फीस उस समय बहुत ज्यादा थी। बिल्कुल नहीं। एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उनकी बहन जोहरा ने अपनी सोने की चूड़ियां और हार गिरवी रख दिए। अच्छा। जरा उस जिम्मेदारी के बोझ को महसूस कीजिए। जब आपका कोई अपना आप पर इतना बड़ा दाव लगाता है तो आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, वो एक वादा बन जाती है। हाँ, और फिर एक और बड़ी निराशा उनका इंतजार कर रही थी। भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का उनका सपना सिर्फ एक रैंक से टूट गया। वो 9वें स्थान पर थे और वैकेंसी सिर्फ 8 थी। ये तो किसी भी युवा के लिए दिल तोड़ने वाला पल होगा, अपना सबसे बड़ा सपना हाथ से फिसलते देखना। जाहिर है वो पूरी तरह टूट गए थे। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। अच्छा। उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी दिशा बदली, मंजिल नहीं। अच्छा। अगर वो आसमान में उड़ नहीं सकते थे तो उन्होंने ऐसी चीजें बनाने का फैसला किया जो आसमान में उड़े। और इसी सोच के साथ वो रक्षा मंत्रालय के एक संस्थान से जुड़े और फिर उनकी यात्रा उन्हें ले गई इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में। और इसरो में उनके काम ने ही भारत के स्पेस प्रोग्राम की शक्ल बदल दी। यहाँ हमें SLV-3 प्रोजेक्ट का जिक्र मिलता है, जो भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। ये सिर्फ एक रॉकेट बनाने की कहानी नहीं है,
इसमें लीडरशिप का एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। शायद सबसे बड़ा सबक 1979 में SLV-3 का पहला लॉन्च नाकाम हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में रॉकेट कंट्रोल से बाहर हो गया और सैटेलाइट के साथ बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर डॉक्टर कलाम पूरी तरह सदमे में थे। उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया। जाहिर है इतनी मेहनत के बाद। हाँ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी। ऐसे पलों में ही तो एक लीडर की असली पहचान होती है। बिल्कुल। और तब ISRO के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने एक ऐसा काम किया जो मिसाल बन गया। वो डॉक्टर कलाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, माइक लिया और कहा, दोस्तों, हमने आज कोशिश की लेकिन हम नाकाम रहे। मैं अपनी टीम की तरफ से इस असफलता की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। वाह। उन्होंने एक शब्द भी डॉक्टर कलाम या उनकी टीम के खिलाफ नहीं कहा। उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। कमाल है। उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए खुद को ढाल बना लिया। लेकिन क्या ये लीडरशिप स्टाइल आज की तेज तर्रार कॉर्पोरेट दुनिया में मुमकिन है, जहाँ हर असफलता के लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया ही जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और शायद आज ये मुश्किल लगे, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा इसका जवाब देता है। ठीक एक साल बाद जुलाई 1980 में SLV-3 का दूसरा लॉन्च हुआ और इस बार वो पूरी तरह सफल रहा। अच्छा। रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया। पूरा देश जश्न मना रहा था। इस बार प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को बुलाया और कहा, आज तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। उस दिन डॉक्टर कलाम ने सीखा कि एक सच्चा लीडर असफलता में टीम को बचाता है और सफलता का श्रेय उन्हें देता है। ये स्टाइल शायद मुश्किल हो, लेकिन यही वो तरीका है जिससे आप एक टीम बनाते हैं जो आप पर भरोसा करती है और आपके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। ISRO की जबरदस्त कामयाबी के बाद उनकी जिंदगी एक नए और शायद और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण मोड़ पर आई। उन्हें DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में भेजा गया और यहीं से डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन बने। हाँ, यहाँ उन्हें भारत के महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके तहत 5 अलग-अलग तरह की मिसाइलें बननी थीं: पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये तो बहुत बड़ा और जटिल काम रहा होगा। बहुत। अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, टेक्नोलॉजी मिलना मुश्किल था और देश के अंदर भी कई लोग इस पर सवाल उठा रहे थे। और इन मिसाइलों में अग्नि का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। ये सिर्फ एक और मिसाइल नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। अग्नि सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, वो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा बयान थी। ये भारत की पहली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों के क्लब में खड़ा कर दिया जिनके पास ये क्षमता थी। लेकिन इसका पहला टेस्ट भी चुनौतियों से भरा था। 1989 में लॉन्च से ठीक पहले कंप्यूटर ने कोई गड़बड़ी बताई और लॉन्च रोकना पड़ा। मीडिया ने मजाक उड़ाया, कहा गया कि भारत ये नहीं कर सकता। यानी एक बार फिर असफलता का सामना। SLV-3 के बाद अब अग्नि। हाँ, लेकिन इस बार लीडर की भूमिका में डॉक्टर कलाम खुद थे। उन्होंने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया। उन्होंने सबसे कहा, हमें 1 महीने के अंदर फिर से तैयार होना है। और वो हो गए। हाँ, और ठीक 1 महीने बाद 22 मई 1989 को अग्नि का सफल परीक्षण हुआ। उस दिन डॉक्टर कलाम ने कहा, ये सिर्फ DRDO की ताकत का प्रदर्शन नहीं है, ये देश के 80 करोड़ लोगों की ताकत का प्रदर्शन है। उनके लिए ये मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि देश के आत्मविश्वास का प्रतीक थी। तो अगर हम उनकी पूरी यात्रा को देखें, रामेश्वरम से लेके मिसाइल प्रोग्राम तक, तो ऐसा लगता है कि विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि एक देश के आत्मविश्वास को हासिल करने की कहानी है। इस पूरी चर्चा से जो सबक निकल कर आ रहे हैं, वो सिर्फ किताबी बातें नहीं लगती। बिल्कुल। और अगर हमें सार निकालना हो तो कुछ बातें साफ उभर कर आती हैं। पहली, बड़े सपने देखने की हिम्मत। कलाम साहब हमेशा कहते थे कि छोटे सपने देखना अपराध है। अपराध है। हाँ, क्योंकि बड़े सपने ही आपको अपनी सीमाओं से आगे धकेलते हैं। और दूसरा, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बेहिसाब मेहनत और अनुशासन। सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए खुद को तपाना पड़ता है। तीसरा, और ये शायद उनकी कहानी का सबसे अहम सबक है, असफलता को देखने का नजरिया। उनके लिए नाकामी अंत नहीं, बल्कि सीखने का एक मौका थी। एक डेटा पॉइंट था जो बताता था कि क्या गलत हुआ और उसे कैसे ठीक करना है। एक दिलचस्प बात यह है कि उनकी विनम्रता सिर्फ एक व्यक्तिगत गुण नहीं थी, बल्कि उनकी वैज्ञानिक सफलता का एक जरूरी हिस्सा थी। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वे विनम्र थे, वे असफलता को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते थे और इसीलिए SLV-3 की नाकामी के बाद
बिखरने की बजाय वे उससे सीख पाए। तो उनकी विनम्रता और असफलता से सीखने की क्षमता एक ही सिक्के के दो पहलू थे। और आखिरी बात, ज्ञान के साथ आने वाली विनम्रता। इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। वो हमेशा एक टीचर बने रहे, हमेशा सीखते और सिखाते रहे। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें एक वैज्ञानिक से ज्यादा एक प्रेरणा के तौर पर याद करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये चारों बातें, बड़े सपने, कड़ी मेहनत, असफलता से सीखना और विनम्रता, मिलकर एक ऐसा जीवन दर्शन बनाती हैं जो किसी के लिए भी किसी भी फील्ड में काम का है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि विंग्स ऑफ फायर सिर्फ डॉक्टर कलाम के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। ये एक सोच है, एक दर्शन है जो हमें सपने देखने, मेहनत करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करता है। रामेश्वरम की गलियों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का उनका सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि आपकी शुरुआत कैसी भी हो, आप असाधारण ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर इंसान के अंदर वो कौन सी अग्नि या जुनून है जिसे अगर सही पंख यानी सही दिशा और मेहनत मिल जाए तो वो न केवल अपनी जिंदगी बल्कि शायद अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है।